होटल राजमहल। चैप्टर 1, भ्रम या हकीकत। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे होते हैं और विशाल होटल राजमहल में अपने इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। थोड़ी देर में विशाल घर को लॉक करके जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर का मौसम एकदम से बदलने लगता है। पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है। रह रहकर बिजली के कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। एकदम से घर की बिजली गुल होती है और हर तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। विशाल ये नजारा देखकर हैरान रह जाता है और खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? अभी शाम तक तो सब ठीक था, अब ऐसे मौसम में ये टैक्सी कैसे मिलेगी? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि तेज बारिश होने लगती है। उस वक्त का माहौल भी जैसे विशाल को होटल राजमहल जाने से रोक रहा हो, मानो वो आने वाले किसी खतरे का अंदेशा हो। लेकिन कुदरत के इस इशारे से अनजान विशाल जल्दी से टैक्सी ढूंढने लगता है। हवा और बारिश उस वक्त इतनी तेज हो रही होती है कि विशाल एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है तो वही तूफानी हवाएं विशाल को वापस 3 कदम पीछे की ओर धकेल देती हैं। विशाल को इस नौकरी से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए विशाल कैसे भी करके बस इस नौकरी को हासिल कर लेना चाहता है। बस आज कुछ भी करके मुझे ये नौकरी मिल जाए, फिर सब काम आसान हो जाएगा, खुद में बड़बड़ाते हुए विशाल ने कहा। कुछ और कदम आगे बढ़ने के बाद विशाल के पास आकर एक टैक्सी रुकती है। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, कहां जाना है साहब? विशाल ने बड़ी खुशी से कहा, होटल राजमहल। टैक्सी ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। क्या कहा? राजमहल? लेकिन ऐसे किसी नाम का तो कोई होटल नहीं है यहां। लेकिन अगर आपके पास पता हो तो मैं ले जा सकता हूं आपको वहां। हाँ पता है ना, विशाल ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया। विशाल के बताए रास्ते पर चलते चलते टैक्सी ड्राइवर ने लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी रोक दी और डरते हुए बोला, बस सर, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। विशाल ने चौंकते हुए पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? बस पहुंच ही गए हैं हम। विशाल ने अपना फोन देखते हुए कहा, जिस पर टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, आपका फोन भी खराब है और आप भी पागल हैं, या फिर मुझे पागल समझ रखा है? इससे आगे कब्रिस्तान है, कोई राजमहल नहीं। मैं नहीं जाने वाला आगे, अब मेरे पैसे दो और उतरो मेरी गाड़ी से। ड्राइवर की बात सुनकर विशाल हैरान हो गया और वो बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा जॉब इंटरव्यू है भैया अभी वहां। विशाल की बात पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अच्छा इंटरव्यू, वो भी रात को 11 बजे? चलो चलो किसी और को पागल बनाना, मेरे पैसे दो और निकलो यहां से। इतने में विशाल चुपचाप टैक्सी वाले को पैसे देकर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर जाता है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जैसे तैसे विशाल ने अपना फोन बाहर निकाला और लोकेशन चेक की तो उसके होश उड़ गए। 5 मिनट की दूरी पर एक कब्रिस्तान है, ये क्या लोकेशन दिखा रहा है? विशाल बड़बड़ाया। विशाल ने अपने सामने देखा, वहां लोहे का एक जंग लगा गेट है जो अपनी जर्जर हालत में एक और लटक रहा है। अपने साथ छाता लिए विशाल उसी गेट से थोड़ा आगे बढ़ने लगा। वहीं उसे अपने सामने एक पुराना कब्रिस्तान दिखा, जहां गहरा अंधेरा देखकर उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अंधेरे में ठीक से ना दिखाई देने की वजह से विशाल धप से एक गड्ढे में गिर गया, जो कि एक खुदी हुई कब्र थी। गिरते ही वो दहशत में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंधेरे में एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इस बार विशाल और ज्यादा जोर से चिल्लाया, जैसे कि गले की नसें फट पड़ने को बेताब हो। बचाओ बचाओ, हेल्प मी! उस बारिश से भरी अंधेरी रात में उस हाथ के मालिक के सिवा वहां और कोई नहीं था। तभी एक टॉर्च की रोशनी के साथ अंधेरे को रास्ता दिखाते हुए उस हाथ के मालिक का चेहरा नजर आया। विशाल चौंक गया और उसने रोशनी के बीच देखा एक बूढ़ा चेहरा, जिसके सिर पर एक लाल पगड़ी है और माथे पर उम्र की कई लकीरें नजर आ रही हैं।
वहीं आंखें इतनी ज्यादा गहरी कि जैसे उनमें कई राज दफन हों। अपने एक हाथ में एक डंडा पकड़े हुए वो विशाल की ओर घूर घूर कर देख रहा है। अपने पहनावे से वो बूढ़ा शख्स विशाल को इस कब्रिस्तान का चौकीदार मालूम हुआ। खुद को संभालते हुए पहले तो विशाल कब्र से बाहर निकला और थोड़ा घबराते हुए उस बुजुर्ग से पूछा, अरे चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये होटल राजमहल कहां है? होटल राजमहल का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखों में एक दहशत नजर आने लगी और घबराहट में अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी ने विशाल के थोड़े नजदीक जाकर कहा, भाग जाओ यहां से। तभी वहां जैसे ठंडी और तेज हवा का एक झोंका सा आया और वो बुजुर्ग बेहद डर गया और उसने विशाल को धीमी गहरी आवाज में कहा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहां से, जाओ, भाग जाओ, अभी भाग जाओ यहां से। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी कब्रिस्तान के अंदर फैले अंधेरे में कहीं गुम हो गया। विशाल उस बुजुर्ग की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सहम सा गया। कोई पागल वागल लगता है शायद, विशाल ने अपने मन को समझाते हुए कहा। फिर उस बूढ़े चौकीदार को नजरअंदाज करते हुए विशाल वहां से थोड़ा मुड़ा और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। उस वक्त घड़ी के कांटे 10:59 बजने का इशारा करते हैं। विशाल झल्लाते हुए बोलता है, अरे यार, ये तो इंटरव्यू का टाइम होने वाला है और अभी तक मुझे होटल भी नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि घड़ी में 11 बजते हैं और अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका विशाल को महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो एक पल के लिए सब कुछ थम गया हो और देखते ही देखते वहां के माहौल में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। ओहो, कितनी गंदी बदबू है ये। अभी विशाल अपने आसपास हुए बदलाव को महसूस कर ही रहा होता है कि विशाल की नजर सामने खड़ी एक महल नुमा बिल्डिंग पर पड़ती है। अरे वो रहा सामने मेरी सारी मुश्किलों का हल, होटल राजमहल, खुशी से चिल्लाते हुए विशाल ने कहा। एक बड़ी सी सफेद रंग की बिल्डिंग जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो बदलते समय के साथ होटल ने भी अपने ऊपर बहुत कुछ झेला हो। उस होटल का रंग समय के साथ पीला पड़ गया है और होटल राजमहल का बोर्ड भी टूटा हुआ है, जिसमें से महल गायब है और बचा हुआ है तो सिर्फ राज, अनगिनत राज। एक पल के लिए विशाल ये देखकर चौंक जाता है और उसे अपने सामने होटल का बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजा किसी किले के दरवाजे की तरह 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा होता है। विशाल ने जैसे ही होटल के दरवाजे को छुआ, वो बस अपने आप ही खुलता चला गया और अंदर से राजमहल में पसरा सूनापन ठंडी हवा के झोंके के साथ आया, जो विशाल को एक सिहरन दे गया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा विशाल ने देखा, वो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अपने नाम की तरह दिख रहा है वो पूरा राजमहल। विशाल जैसे ही होटल के अंदर गया, होटल का दरवाजा पीछे अपने आप ही बंद हो गया। विशाल को थोड़ी हैरानी हुई कि यह दरवाजा खुद से खुलकर खुद ही कैसे बंद हो गया। विशाल ने आगे देखा तो अचानक होटल की लाइटें जगमग जगमग होकर बंद हो गईं। पूरे होटल में गहरा अंधेरा छा गया था। विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। वहां इतनी शांति है कि विशाल अपनी दिल की धड़कन भी सुन पा रहा है। तभी विशाल ने हिम्मत करके कहा, कोई है क्या यहां? हेलो। विशाल बस इतना ही बोल पाता है कि एकदम से पूरे होटल की लाइट्स वापस जल जाती हैं, मानो वो होटल विशाल की बातें सुन रहा हो। विशाल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पूरे होटल में सफेद रंग का मखमल का कालीन बिछा हुआ है। होटल की दीवारों पर टंगी तस्वीरों की ओर देखकर तो विशाल की आंखें बड़ी हो गई। किसी तस्वीर में किसी का सिर कटा हुआ है तो किसी में किसी की आंख नहीं है। पूरे होटल में विशाल को अजीब सी फूलों की डेकोरेशन नजर आती है। विशाल ने ऐसे फूल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते, इसीलिए विशाल उन फूलों को देखने के लिए उनके करीब जाता है, पर उन फूलों की गंध से विशाल का सर चकरा जाता है
वहां से दूर जाते हुए विशाल धीमे कदमों से आगे की ओर बढ़ता है। इतने बड़े होटल में ना तो विशाल को कोई गेस्ट नजर आता है और ना ही कोई स्टाफ। रिसेप्शन को ढूंढते ढूंढते वो आगे की ओर बढ़ता जाता है। विशाल चलते हुए एक बहुत बड़े गलियारे तक पहुंच जाता है, जहां उसे बाईं ओर सीढ़ियां नजर आती हैं। वहीं दाईं तरफ एक दीवार पर एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ है। विशाल गौर से उस शीशे में देखने लगता है। तभी विशाल को अपने साथ साथ 2-3 लोगों के अक्स नजर आते हैं, जिनका चेहरा जला हुआ है। चेहरे पर जहां तहां से मांस के टुकड़े गिरते जा रहे हैं। तभी अचानक से वे चेहरे उसे ही घूरते हुए नजर आने लगते हैं। यह नजारा देखकर उसकी रूह कांप जाती है और उसके गले से इससे पहले कि कोई आवाज निकल पाती, पल भर में वो साए अपने आप आईने में जैसे सिमट जाते हैं। विशाल को अपनी नजरों पर ही जैसे विश्वास नहीं होता। विशाल खुद से बड़बड़ाता है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? वहीं होटल का माहौल ठंडा होने के बावजूद विशाल के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती हैं। कुछ देर बाद होटल का मुआयना करते करते विशाल होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है और वहां जाकर घबराते हुए आवाज देता है, कोई है यहां? किसी की आवाज ना आने पर विशाल थोड़ा जोर से बोलता है, अरे कोई है भी यहां? तभी अचानक रिसेप्शन डेस्क के नीचे से एक आदमी उठता है और विशाल के सामने उसकी आंखों में देखकर उसे उंगली के इशारे से चुप रहने के लिए कहता है। ऐसे अचानक से एक आदमी को अपने सामने देखकर विशाल चौंक जाता है। उस आदमी की हालत देखने में बहुत खराब लग रही होती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और आंखें एकदम लाल, जैसे कि वो बरसों से सोया ना हो, जिसमें दहशत साफ नजर आ रही है। उस आदमी के पागलों की तरह बाल बिखरे हुए हैं और होठ एकदम सूखे दिखाई पड़ते हैं। वो देखने में काफी दुबला और बदहवास हालत में नजर आ रहा होता है। विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि इतने बड़े होटल में एक ऐसा दिखने वाला आदमी आखिर क्या कर रहा है। तभी वो आदमी धीरे से विशाल से पूछता है, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? ऐसा सवाल सुनकर विशाल हैरान हो जाता है और हां में अपना सर हिलाता है। बस इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे में एक अलग सुकून नजर आने लगता है और वो खुशी खुशी विशाल को बताता है, मैं यहां का रिसेप्शनिस्ट हूं और प्लीज तुम थोड़ा धीरे बात करो। विशाल उस आदमी से पूछता है, अरे तुम मुझे धीरे बोलने को क्यों बोल रहे हो? और यहां होटल में भी कोई नजर नहीं आ रहा, ना कोई गेस्ट है और ना कोई स्टाफ। तुम अकेले ही सब कुछ संभालते हो क्या? विशाल की सारी बातों को इग्नोर करते हुए उस आदमी ने विशाल से पूछा, तुम यहां नौकरी के लिए आए हो? विशाल के हां कहते ही उस रिसेप्शनिस्ट ने एक कागज में कुछ लिखा और विशाल की ओर बढ़ाया। उस कागज पर लिखा था कि सामने टंगे बोर्ड पर अपना नाम लिखो। विशाल उस कागज को पढ़कर थोड़ा हैरान हो गया। फिर विशाल पीछे मुड़ा और उसे एक बोर्ड दिखाई दिया। विशाल बोर्ड के पास गया और उस पर अपना नाम लिख दिया, विशाल वर्मा। विशाल ने बोर्ड पर जैसे ही अपना नाम लिखा, पूरे होटल की लाइट्स एक बार फिर जलने बुझने लगी और विशाल को ऐसा महसूस हुआ मानो वो जगह एक बार पूरी की पूरी हिल गई हो। विशाल का सर चकरा गया और उसके पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई और विशाल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, रिसेप्शन पर खड़ा वो आदमी जोर से चिल्लाया, अब सब तुम संभालो, मैं तो चला। और झट से वो आदमी वहां से भागने लगा। उस आदमी को देखकर ऐसा लगा मानो वो किसी काला पानी की सजा से आजाद हो गया हो। विशाल ने उस आदमी को भागते हुए देखकर पूछा, अरे सुनो, ऐसे कहां भागे जा रहे हो? लेकिन वो आदमी तो ऐसे भागा जैसे उस आदमी ने कुछ सुना ही ना हो। विशाल ने फिर बोला, अरे मुझे बताओ तो सही, मुझे करना क्या है? लेकिन तब तक वो आदमी होटल से बाहर निकल चुका था। विशाल खुद से बड़बड़ाया, अजीब आदमी है, ऐसे भागा
जैसे सामने भूत देख लिया हो। विशाल रिसेप्शन की ओर मुड़ा तो विशाल को वहां एक नोट नजर आया जिस पर लिखा था, रीच रूम नंबर 703 ऑफ 7th फ्लोर फॉर इंटरव्यू। विशाल 7वें फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट ढूंढने लगा और उसे अपने सामने लिफ्ट दिखाई दी। उसने बटन दबाकर लिफ्ट खोली और 7 नंबर प्रेस किया। धड़ाम की आवाज से लिफ्ट चली और अंदर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। लाइट्स दोबारा से जली और उसे अपने सामने कुछ 7-8 लोग नजर आए। जैसे ही उसने उनके चेहरों की तरफ देखा, सब कुछ तो था सिवाय उनके आंखों के। डर के मारे विशाल का बुरा हाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। तभी लाइट्स दोबारा से बंद हो गई और फिर जब लाइट्स जली तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। तभी लिफ्ट रुककर खुल गई और विशाल ने रूम नंबर ढूंढने के लिए इधर उधर देखा और विशाल को दाईं तरफ में रूम नंबर 703 दिखाई दिया। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक तेज हवा का झोंका आया और हवा में एक औरत की आकृति उभरने लगी। विशाल कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस आकृति ने विशाल के कान के पास आकर कहा, आखिरी मौका है, भाग जाओ यहां से। जैसे ही उस ओर विशाल ने देखा, वो आकृति पल भर में दीवार में देखते देखते समा गई। विशाल के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे अचानक से ठंड महसूस होने लगी। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए विशाल आगे बढ़ने लग जाता है। उसके साथ ही उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे हैं, मगर विशाल उन सब को दरकिनार करके तेज तेज कदमों के साथ उस कमरे की तरफ बढ़ जाता है। विशाल उस कमरे के बाहर जाकर जैसे ही नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाता है तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। विशाल धीरे से कमरे के अंदर दाखिल होता है। उसे वहां अंदर कमरे में कोई नजर नहीं आता। विशाल हैरान होकर इधर उधर देखने लगा कि तभी विशाल की नजर सामने खुले हुए दरवाजे पर गई, जहां से उसे पानी की आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। और जैसे ही विशाल उस दरवाजे के अंदर गया, वहां का नजारा देखते ही विशाल के होश उड़ गए। अंदर एक बला की खूबसूरत लड़की बाथ टब में नहा रही होती है और धीमे धीमे कोई गाना गुनगुना रही होती है। विशाल उसे देखकर बस देखता ही रह जाता है। एकदम कोरी त्वचा, सुंदर बड़ी बड़ी सजीली आंखें, गुलाब से नरम होंठ, ठुड्डी पर एक काला तिल, और वो लड़की बाथ टब के अंदर झाग से लिपटी नहा रही होती है। उसका आधा बदन साबुन के झाग में लिपटे होने के बावजूद भी नजर आ रहा होता है। उस लड़की की मखमली बदन की खूबसूरती ऐसी थी कि जिसे देख एक हल्की सी सिसकारी विशाल के मुंह से निकल जाती है। तभी विशाल खुद पर काबू करते हुए अपनी नजरें वापस दरवाजे की ओर मोड़ लेता है। वो लड़की विशाल को उसका बदन देखते हुए देख लेती है और विशाल से पूछती है, अरे आ गए तुम, जरा अपने बारे में कुछ बताओ। सॉरी मैम, मुझे पता नहीं था, दरवाजा खुला था और मैं गलती से यहां आ गया। लड़की ने कहा, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अपने बारे में बताना शुरू करो, मैं सुन रही हूं। विशाल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा नाम विशाल वर्मा है। मुझे अपने पापा की दुकान नहीं संभालनी, अपना एक कैफे खोलना है। अभी कॉलेज की 1 साल की पढ़ाई बाकी है, पर मुझे काम करना है। मुझे खुद अपने दम पर कुछ करके खुद को सबके सामने साबित करना है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। विशाल की बातें सुनकर वो खूबसूरत लड़की, जो कि होटल राजमहल की मालकिन होती है, काफी इंप्रेस हो जाती है। तभी वो लड़की अचानक से बाथ टब के बाहर बिना कपड़ों के निकल जाती है। विशाल उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगता है। उस लड़की का गोरा मखमल सा कोमल बदन, खूबसूरत गोरे पांव, लंबी पतली पतली नाजुक टांगे, सुंदर वृत्ताकार नाभि, बेहद खूबसूरत गोल उभार,
पतली लंबी सी गर्दन जिसके बीचों बीच एक तिल होता है जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा होता है, उसके कुछ कहते लब, गालों पर डिंपल और झील सी गहरी आंखें। ये सब देखकर विशाल जैसे पागल सा हो जाता है और उसके बदन में एक आग सी लग जाती है। विशाल की नजर मालकिन के बदन से हट ही नहीं रही होती। एक तरफ उसका दिल उसे उस लड़की से जाकर लिपट जाने को कह रहा होता है और दूसरी तरफ उसका दिमाग उससे दूर देखने को कह रहा होता है। तभी मालकिन अपने बदन को तौलिए से पोंछती हुई, आहें भरती हुई विशाल से पूछती है, एम आई ब्यूटिफुल? विशाल, जो कि अपने ख्यालों में उस लड़की से बेहद प्यार कर रहा है, उसके होठों को चूम रहा है, फटाफट कहता है, यस, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। मालकिन कहती है, श्श, धीरे बोलो विशाल, यहां काम करने की बस यही शर्त है कि धीरे बात करनी है, क्योंकि तेज बोलने से गेस्ट्स डिस्टर्ब होते हैं। यू आर हायर्ड। लड़की से बातें करने के दौरान भी विशाल की निगाहें पूरी तरह से उसके बदन पर ही टिकी होती हैं और उस जगह से वापस जाने का उसका मन ही नहीं कर रहा होता है। वहीं विशाल की आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही होती है। मालकिन ने कहा, आप जाकर अपना काम करोगे या मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे? विशाल ने अपने आप को संभाला और वापस रिसेप्शन की ओर जाने लगा। बाहर जाते हुए विशाल को रोककर मालकिन ने कहा, अच्छा सुनो, टाइमिंग्स 11 से 4 है, पर तुम 3:30 बजे तक घर चले जाना, ठीक है? विशाल ने हाँ में सर हिलाया और ना चाहते हुए भी वहां से चला गया। रिसेप्शन पर आकर विशाल बैठ तो गया था, लेकिन रह रहकर उसे अपनी मालकिन का ख्याल आ रहा होता है। वो उसे अपनी बाहों में भरकर बहुत प्यार करना चाहता है कि तभी उसकी नजर वहां पड़े पुराने से कंप्यूटर पर चली जाती है। वो जैसे ही उस कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, कुछ ही देर में उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक से एक वीडियो नजर आने लगता है। वीडियो में उसकी मालकिन बिना कपड़ों के मुस्कुराते हुए एक तरफ देख रही है। तभी उसकी नजर कैमरे पर पड़ती है और अचानक से एक भयानक सा बदसूरत चेहरा कैमरे के स्क्रीन पर उभरता है और कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप ही बंद हो जाता है। यह देखकर विशाल शॉक्ड रह जाता है। तभी विशाल की नजर पास में पड़ी एक प्लेट पर पड़ी, जिसे देखकर विशाल बेहद डर गया, क्योंकि उसके सामने एक प्लेट पड़ी थी और उसे लाल रंग के कपड़े से ढका हुआ था। वो कपड़ा धीरे धीरे हिल रहा होता है। विशाल डरते डरते वो कपड़ा हटाता है और सामने देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। उस प्लेट पर एक आदमी का कटा हुआ सर पड़ा होता है और उस पर कीड़े भिन भिना रहे होते हैं। यह देखकर विशाल अपनी कुर्सी पर चढ़कर बैठ जाता है और डर के मारे ना चाहते हुए भी जोर से चिल्लाता है। तभी उसे चारों तरफ से श्श की आवाज सुनाई देती है। विशाल की आंखों में दहशत तैरने लगती है और वो चारों तरफ नजर घुमाता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। यह देखकर विशाल की हालत खराब हो जाती है और तभी वहां लगी वॉल क्लॉक बजने लगती है और विशाल घड़ी की तरफ देखता है तो 3:30 बज रहे होते हैं। विशाल फटाफट अपना बैग उठाकर होटल से बाहर की ओर जाने लगता है। विशाल तेजी से होटल के दरवाजे तक दौड़ता है। विशाल जैसे ही दौड़ रहा होता है, उसे अगल बगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अपने साथ साथ विशाल को किसी और के दौड़ने का एहसास भी होता है। किसी की तेज सांसों की आवाज सुनाई पड़ती है। विशाल तभी दरवाजा खोलकर बाहर आ जाता है। तेजी से दौड़ने के कारण वो बाहर आकर गिर जाता है। तभी होटल का दरवाजा धप की आवाज से बंद हो जाता है, जैसे कि किसी ने खुद से उसे बंद किया हो। अपने आप को संभालते हुए विशाल खड़ा होता है और अपने कपड़े ठीक करता है। डर के कारण विशाल गहरी सांसें ले रहा होता है। वहीं रुककर विशाल टैक्सी की वेट करते हुए सोचता है, ये सब अभी क्या हुआ मेरे साथ? मुझे तो लग रहा है मुझे इस जॉब के लिए मना कर देना चाहिए। तभी विशाल को होटल के अंदर से बहुत से लोगों के रोने और चीखने की आवाजें आने लगती हैं। अंदर क्या हो रहा है यह देखने के लिए विशाल अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखकर विशाल हक्का बक्का रह जाता है।
चारों तरफ आग लगी होती है। हैं? अभी तक तो सब ठीक था। जब मैं बाहर निकला तो ये अचानक से यहां आग कैसे लग गई? विशाल भागकर रिसेप्शन की तरफ जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। चारों ओर चिताएं जल रही होती हैं। विशाल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो यकीन नहीं कर पा रहा होता है कि ये सब उसके सामने हकीकत में हो रहा है। तभी उसे चौंकाते हुए पीछे से एक आवाज आती है। विशाल, मैंने कहा था ना तुमसे कि 3:30 बजे तक वापस चले जाना, फिर यहां क्या कर रहे हो? विशाल ने पीछे मुड़कर देखा तो होटल राजमहल की मालकिन भी एक चिता में जल रही होती है। चारों तरफ जलती चिताओं का आलम देखकर विशाल वहीं चक्कर खाकर गिर जाता है। सुबह जब विशाल की आंख खुलती है तो वो अपने दोस्त अमन के घर पर बिस्तर पर से उठता है। विशाल इस होटल राजमहल में नौकरी करने के लिए जयपुर से कुछ दूरी पर पड़ने वाला गांव दौसा से यहां जयपुर में अपने दोस्त अमन के घर रुकता है। वो खुद को कमरे में देखकर बड़बड़ाता है। मैं यहां कैसे? मैं तो वहां होटल में था ना, और वहां कल रात आग लग गई थी और वो मालकिन आग में जल रही थी। इतनी सारी चिताएं थी वहां। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी विशाल अपने कमरे से उठकर बाहर ड्राइंग रूम में जाता है और उसे देखकर अमन के दादाजी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। विशाल सहमी आंखों से दादाजी की ओर देखकर कहता है, दादाजी, जब से मैंने वो राजमहल की नौकरी ली है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, और कल मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया हूं। दादाजी विशाल की आंखों में देखकर कहते हैं, विशाल, तुम अकेले वहां से वापस नहीं आए हो? दादाजी की ओर देखकर विशाल हैरान रह जाता है। आखिर क्या राज है इस होटल राजमहल का? विशाल के साथ कौन आ गया है? दादाजी कौन है और वो कैसे सब जान पा रहे हैं? विशाल कैसे इस परिस्थिति से निकलेगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए होटल राजमहल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। होटल राजमहल, चैप्टर 2, तुम नहीं भाग सकते। दादाजी दहशत से विशाल के अगल बगल देखने लगते हैं और विशाल से कहते हैं, तुम यहां अकेले नहीं आए हो विशाल। यह सुनकर विशाल के शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो कांपती सी आवाज में पूछता है, अकेले नहीं आया हूं से आपका क्या मतलब है दादाजी? दादाजी धीरे से बोलते हैं, तुम्हारे साथ 2 लोग और भी यहां आए हैं विशाल। विशाल डरते डरते पूछता है, कहां हैं वो 2 लोग? दादाजी विशाल की उन बेचैन आंखों में देखकर कहते हैं, तुम्हारे अगल बगल है विशाल। विशाल को तभी 2 लोगों के हंसने की डरावनी आवाज आती है अपने दोनों तरफ से, और वो अपने कानों पर हाथ रखकर चिल्लाता है, कौन है? कौन है यहां? तभी दादाजी एक बड़ा आईना लेकर आते हैं और विशाल को दिखाते हैं। विशाल आईना देखकर ही सन्न रह जाता है। सामने आईने में उसे अपने इर्द गिर्द 2 लंबे चौड़े आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी खून से सनी लाल आंखें हैं। ध्यान से देखने पर उन आंखों में सिर्फ विशाल का अक्स उभर रहा है। उन डरावने लोगों का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है और उनके चेहरे से जहां तहां से मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। उन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं, जिस पर कई जगह जले होने के निशान साफ देखे जा सकते हैं, और कपड़े पर एक लाल रंग का बैज लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है होटल राजमहल। यह देखकर विशाल बहुत घबरा जाता है और कभी आईने में देखता है तो कभी अपने इर्द गिर्द। उसे आईने में 2 लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन आईने के बगैर उसके साथ उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ हल्की हल्की सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। अपने घुटनों पर गिरकर विशाल रोने लगता है, मुझे बचा लो दादाजी, मुझे बचा लो प्लीज। दादाजी दहशत में विशाल से कहते हैं,
तुम अभी के अभी यहां से चले जाओ। तुम जिस आग में सुलग रहे हो, तुम्हारी मदद करके मैं उस आग में अपने बेटा, बहू और पोते अमन को नहीं जला सकता। दादाजी दहशत में एक बार फिर बोलते हैं, तुरंत निकल जाओ मेरे घर से अभी। विशाल को यकीन नहीं हो पा रहा था कि जिस आदमी को उसने अपने सगे दादा से भी ज्यादा सम्मान दिया, वो उसे उसके सबसे बुरे वक्त में घर से निकाल रहे हैं। विशाल रोता रहा, लेकिन फिर भी वो अपना सामान लेकर रोते हुए अमन के घर से बाहर निकल जाता है। वही विशाल को निकलता हुआ देखकर दादाजी बड़बड़ाते हैं, तुमने होटल राजमहल में जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है विशाल, बहुत बड़ी गलती। तुमने मौत के मुंह में खुद को झोंक दिया है। किसी भी वक्त मौत तुम्हें निगल जाएगी। विशाल अपना सामान लेकर खुद ही बड़बड़ाए जा रहा था, मुझे नहीं करनी इस होटल राजमहल की नौकरी। मैं नहीं रहूंगा यहां पर। मैं घर जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा मैं। जैसे ही विशाल बस स्टैंड की तरफ चलने लगता है, उसे अपने साथ दो लोगों के चलने की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन वहां उसके सिवा कोई भी नहीं होता है। तभी विशाल को कुछ याद आता है और वो अपने मोबाइल से किसी को फोन घुमाता है, मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद विशाल एक ओपन कैफे में बैठा होता है। तभी एक लड़की स्कूटी से उतरती है और सीधे जाकर विशाल को गले लगा लेती है। विशाल अभी भी दहशत में है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को देखकर थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन वो प्रिया से कहता है, दूर रहो मुझसे, मैं अकेला नहीं हूं। प्रिया विशाल की यह बात समझ नहीं पाती और उसके सामने की कुर्सी पर बैठकर वो अपने हाथ विशाल के हाथ पर रखते हुए पूछती है, क्या हुआ विशाल, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? कौन है तुम्हारे साथ? विशाल दहशत में बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। प्रिया विशाल की हालत देखकर परेशान तो होती है, लेकिन बात को बदलते हुए पूछती है, तुम अपनी नई नौकरी छोड़कर वापस अपने घर दौसा क्यों जा रहे हो? विशाल अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुंह नीचे करके बोलता है, मैं बुरी तरह से फंस गया हूं प्रिया। इतना कहते हुए विशाल जैसे ही सामने की ओर देखता है तो उसे प्रिया की जगह होटल की मालकिन मल्लिका शेखावत दिखाई देती है। उसे देखते ही विशाल की आंखों में दहशत उभर आती है और वो अपना हाथ एकदम से पीछे खींच लेता है। वहीं मल्लिका विशाल को घूरते हुए कहती है, जितने लोगों को तुम ये सब बातें बताते जाओगे, उतने ही लोग तुम्हारी तरह इसमें फंसते चले जाएंगे। यह सुनकर विशाल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो डर के कारण अपनी सीट से भी खड़ा हो जाता है। तभी प्रिया बोलती है, विशाल तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? विशाल सिर्फ प्रिया की तरफ एक नजर देखता है। प्रिया तुम इस सबसे दूर रहो। इतना बोलकर वो अपना बैग उठाकर वहां से चला जाता है। प्रिया हक्का बक्का रह जाती है और विशाल को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विशाल उसकी कोई बात नहीं सुनता। धीरे धीरे शाम ने अपने पैर बिखेरने शुरू कर दिए होते हैं। विशाल बस स्टैंड के पास लगे हुए एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठा अपने गांव दौसा जाने की बस का इंतजार करता है। बार बार उसे प्रिया का फोन आ रहा होता है, लेकिन विशाल अपनी सुध बुध में था ही कहां जो वो फोन की तरफ देख भी पाता। रात के 9:30 बजे के करीब दौसा जाने वाली बस आकर रुकती है और कंडक्टर चिल्लाता है, आमली, जलालपुरा, दौसा, जगसोली की सवारियां चढ़ जाओ जल्दी। विशाल दौसा का नाम सुनते ही बस में झट से चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद कंडक्टर उसके पास आता है और बड़े ही रहस्यमयी मुस्कुराहट के साथ विशाल से कहता है, कहां भाग कर जाओगे तुम? विशाल डर के मारे कांपने लगता है और हकलाते हुए कहता है, मैं कहां भाग रहा हूं? मैं तो अपने घर जा रहा हूं। तभी कंडक्टर हैरान होकर कहता है, अरे ओ भैया, मैं ये पूछ रहा हूं कहां जाना है तुमको? विशाल ने अपनी घबराई धीमी आवाज में कहा, दौसा जाना है, दौसा, एक टिकट दे दीजिए।
कंडक्टर ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, एक टिकट पर 3 लोग जाओगे? विशाल की आंखों में दहशत नजर आने लगी और उसने अपने अगल बगल देखते हुए कहा, क्या आपको मेरे साथ 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं? कंडक्टर परेशान होकर बोला, क्या भैया, लगाकर बस में चढ़े हो क्या? ये क्या बोले जा रहे हो? बोलो कितने टिकट काटूं? कितने लोगों ने जाना है, 1 या 3? विशाल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो घबराई आवाज में कहता है, 1 टिकट दे दो। कंडक्टर बड़बड़ाते हुए उसे टिकट देकर आगे बढ़ जाता है। वहीं विशाल का सर घूमने लगता है। वो अपना सर पकड़ के सोचने लगता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। बस चल पड़ती है और विशाल के चेहरे पर एक सुकून उभर आता है। शायद खुली आंखों से देखा उसका सबसे बुरा सपना अब खत्म होने वाला है। देखते ही देखते विशाल की आंख लग जाती है। कुछ समय के बाद विशाल को एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। ऐसी बदबू अक्सर सड़ती हुई लाशों से आती है। इस बदबू की वजह से ना चाहते हुए भी विशाल की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि वो उस समय अपने गांव जा रही बस में नहीं बल्कि खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन पर पाता है और सामने दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी के कांटे 11 बजा रहे होते हैं। ये देखकर विशाल की कपकपी छूट जाती है। मैं तो बस में था, यहां कैसे आ गया? विशाल को होटल का दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है और वो तेजी से बाहर निकलने के लिए उस तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही विशाल बाहर निकलने वाला होता है कि तभी धड़ाम की आवाज के साथ दरवाजा उसके चेहरे पर बंद हो जाता है। विशाल बंद दरवाजे को पीटकर जोर जोर से चिल्लाता है, जाने दो मुझे, प्लीज मुझे यहां से जाने दो। विशाल को तभी बहुत जोर से आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर विशाल डरकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने सामने 120 जले हुए लोग दिखाई देते हैं, जिनके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी नजर आ रही है और वे लोग विशाल को ही देख रहे हैं। ये देखते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं और वो लोग एक साथ बोलते हैं, तुमने आने में क्यों देर कर दी विशाल? इसी आवाज के साथ पूरा होटल गूंजने लगता है। विशाल ये सब देखकर दहशत में अपनी जगह पर ही गिरकर बेहोश हो जाता है। जब विशाल को होश आता है तब उसके सामने वहां कोई भी नहीं होता। विशाल दरवाजे के सहारे वहीं बैठकर रोने लगता है। तभी उसे होटल राजमहल की मालकिन के हंसने की आवाज सुनाई देती है। विशाल उठकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे होटल राजमहल की मालकिन कहीं दिखाई नहीं देती। विशाल रिसेप्शन की तरफ बढ़ता हुआ जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? भगवान मेरी मदद करो। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। विशाल डरते डरते पीछे पलटकर देखता है। वो देखता है कि उसके सामने होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत खड़ी है। मल्लिका ने एक ट्रांसपेरेंट व्हाइट नेट का गाउन पहना होता है, जिससे उसका बदन साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। ना चाहते हुए भी विशाल की निगाहें उसके सीने पर आकर अटक जाती है। विशाल होटल की मालकिन मल्लिका की खूबसूरती को देखकर जैसे मोहित सा हो जाता है और उसके साथ क्या हो रहा है वो सब कुछ अपने आप ही भूल जाता है। उस वक्त विशाल मालकिन के खूबसूरत सुडोल नाजुक बदन में जैसे डूब रहा होता है। उसका गोरा मखमल सा बदन विशाल के सामने है और जैसे वो विशाल को अपनी तरफ हौले हौले से बुला रही है। उस खूबसूरत बदन को देखकर विशाल के तन बदन में आग लगने लगती है। वो ना चाहते हुए भी अपनी नजरों को अपनी मालकिन के बदन से नहीं हटा पा रहा। उसने इतनी सुंदर सुडोल शरीर वाली लड़की की कभी कल्पना भी नहीं की थी।
विशाल की आंखों में उस वक्त सिर्फ मालकिन का खूबसूरत बदन और उसे पा लेने की चाहत के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस सन्नाटे को तोड़ते हुए मल्लिका बोलती है, सिर्फ देख क्या रहे हो विशाल? आओ ना मेरे पास, मुझे छुओ, मेरे करीब आओ विशाल। उस दिन तो तुम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज तुम्हारे पास एक खुला मौका है। आओ, पास आओ मेरे। ये कहते हुए अपनी लंबी उंगलियों से वो विशाल को अपनी तरफ आने का इशारा करने लगती है। इतना कहते कहते मालकिन अपना वो ट्रांसपेरेंट गाउन भी उतार देती है। विशाल ये देखकर अपनी नजरें दूर करते हुए कहता है, ये आप क्या कर रही हैं मैम? प्लीज अपने कपड़े पहन लीजिए। लेकिन वही मल्लिका धीरे धीरे कदमों से विशाल की ओर बढ़ती है और विशाल के गालों पर प्यार से किस करती है। विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगती है। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा एहसास उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। विशाल तेज तेज सांस लेने लगता है और तभी मालकिन कहती है, तुम कल भी कुछ नहीं कर पाए थे और आज भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और उसकी हंसी पूरे राजमहल की खामोशी को जैसे तोड़ने लगती है। तभी अचानक से मल्लिका विशाल के बिल्कुल नजदीक आ जाती है, मानो दोनों का शरीर एक दूसरे को स्पर्श करने लगता है। मल्लिका के सुर अचानक बदल जाते हैं और वो विशाल के कान में गुस्से से फुसफुसाती है, भागने की कोशिश कर रहे थे? इतना याद रखना, तुम किसी भी तरफ जाओ लेकिन लौट कर आओगे यहीं मेरे होटल राजमहल में। विशाल जैसे ही मल्लिका की तरफ देखता है, उसके सामने वहां कोई भी नहीं होता। तभी एक जवान सुंदर आदमी अपने हाथ में गन लिए होटल में दाखिल होता है। विशाल उससे पूछता है, आप कौन हैं? लेकिन वो आदमी विशाल की बात को अनसुना करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। विशाल ये देखकर थोड़ा सकपका जाता है और उस आदमी के पीछे पीछे जाता है। वो आदमी चलते चलते मालकिन मल्लिका के कमरे के दरवाजे को लात मारते हुए अंदर चला जाता है। दरवाजा खुला रहने की वजह से विशाल को अंदर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा होता है। मैंने तुम्हें दिल से चाहा और तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। मल्लिका ने रोते हुए राजवीर को समझाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया राजवीर। राजवीर ने गुस्से से गन को मल्लिका की तरफ तानते हुए कहा, जीते जी मार दिया तुमने मुझको। मैंने तुम्हारे लिए अपने मां बाप को छोड़ दिया और तुमने मेरे प्यार को धोखा दे दिया। मल्लिका ने रोते हुए कहा, जो हुआ उस पे मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं तुम किस दुख से गुजर रहे हो, क्योंकि मैं खुद टूट गई हूं राजवीर। मेरे दामन पर दाग लगा है, मुझे मार दो, मैं ये इल्जाम लेकर नहीं जी सकती। मल्लिका अपने घुटनों पर बैठ जाती है और राजवीर के हाथ में पकड़ी बंदूक की नाल अपने सर पर लगाकर वो बोलती है, यही मेरी सजा है, मुझे गोली मार दो राजवीर। मल्लिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंसुओं की धारा उसकी आंखों से बहने लगती है और तभी राजवीर अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहता है, तुमको सजा मिलेगी। मल्लिका अपनी आंखें खोलकर राजवीर को देखने लगती है। राजवीर आगे बोलता है, लेकिन मौत मेरी होगी। इससे पहले मल्लिका कुछ भी कर पाए, राजवीर अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाता है और गोली चला देता है। उसके खून के छींटे मल्लिका के चेहरे को लाल रंग देते हैं और धपाक से राजवीर का बदन फर्श पर गिर जाता है। मल्लिका को यकीन नहीं होता कि क्या हो गया। वो राजवीर को पकड़कर चिल्ला चिल्ला कर रोती है। यह देखकर विशाल से रहा नहीं जाता और वो भागकर उस आदमी की तरफ जाता है, उसे हाथ लगाकर उठाने की कोशिश करता है। तभी अचानक राजवीर की बंद आंखें खुल जाती हैं। विशाल ये देखकर डर कर पीछे की ओर भागता है,
देखते ही देखते राजवीर के हाथ में मौजूद बंदूक का मुंह विशाल की ओर घूम जाता है। विशाल तेजी से रेंगता हुआ पीछे की ओर जाता है और दीवार से सट कर बैठ जाता है। डर के मारे विशाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे लगता है जैसे कि यह बस उसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है। कुछ देर कुछ ना होता देखकर विशाल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। इतनी ही देर में होटल राजमहल की लाइट जलने बुझने लगती है और उसे महसूस होता है जैसे बहुत सारे लोग उसके आसपास घेरा बनाए हुए खड़े हैं। दहशत के मारे जैसे विशाल की जुबान जम जाती है और वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। कुछ ही पलों में लाइट फिर से आ जाती है और वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन उसके सामने उसकी मालकिन मल्लिका खड़ी होती है, जिसके बदन पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मल्लिका घूर कर विशाल को देख रही होती है। उसकी आंखों में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी साफ छलक रहा होता है। विशाल की ओर देखकर वो कहती है, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों के कारण मेरा घर बसने से पहले ही तबाह हो गया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी विशाल। विशाल अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है। वो भागते हुए होटल राजमहल के दरवाजे की ओर जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। कोई मुझे यहां से बाहर निकालो, मेरी हेल्प करो प्लीज। उसी वक्त विशाल के कानों में मल्लिका की आवाज आती है, तुम यहां से नहीं भाग सकते विशाल। तुम अब होटल राजमहल के गुलाम हो। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो यहां से दूर भागने की, तुम दुनिया के जिस भी कोने में होगे, तुम रात के 11 बजे ही खुद ब खुद होटल राजमहल पहुंच ही जाओगे। अभी तो बस ये शुरुआत है, आगे आगे देखते जाओ। यहां अभी इतने राज खुलने वाले हैं जिनका तुम हिसाब भी नहीं लगा सकते। तुम जितना भागना चाहते हो भाग लो विशाल, तुम लौटकर यहीं आओगे, इसी होटल राजमहल में। तो क्या होगा आगे? क्या रिश्ता है विशाल का होटल राजमहल की मालकिन से? क्या विशाल कभी खुद को इन सब से बचा पाएगा, या हमेशा के लिए इस होटल राजमहल में यह राज सिर्फ राज ही रह जाएगा? होटल राजमहल एपिसोड 3, अमन से जाकर पूछो। विशाल के कानों में मालकिन की बातें गूंजने लगती हैं। तुम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना पहुंच जाओ विशाल, तुम रात 11 बजते ही होटल राजमहल में खुद ब खुद पहुंच ही जाओगे। होटल राजमहल को हर रात तुम्हारा इंतजार रहेगा। जैसे ही मालकिन विशाल की ओर बढ़ने लगती है, घड़ी आवाज करने लगती है और 3:30 का समय दिखाती है। विशाल की नजर जैसे ही घड़ी पर पड़ती है, उसकी सांस में सांस आती है और साथ ही होटल राजमहल का बंद दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परेशान विशाल ये देखकर अचानक से दरवाजे की ओर भागने लगता है और बिना पीछे देखे होटल राजमहल से निकल जाता है और उसी हालत में भागता ही चला जाता है। अंधेरा होने की वजह से विशाल को पता ही नहीं चलता कि वो किस ओर भागता जा रहा है। भागते भागते विशाल एक बार फिर एक खुदी हुई कब्र में धड़ाम से गिर जाता है और वहीं ऊपर पड़े एक फावड़े से कोई आदमी उस पर मिट्टी डालने लगता है। विशाल ये देखकर और घबरा जाता है और चिल्लाता है, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं, मुझ पर क्यों मिट्टी डाल रहे हो? अंधेरे में ऐसा कौन कर रहा है विशाल को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आदमी लगातार विशाल के ऊपर मिट्टी डालता जा रहा होता है। विशाल और जोर से चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे बाहर निकालो प्लीज। तभी ऊपर से एक हाथ विशाल को ऊपर खींचने के लिए आता है। यह देखकर विशाल थोड़ी देर के लिए सहम जाता है। तभी वो हाथ विशाल को थामकर कब्र से बाहर निकालता है। विशाल को जैसे उन हाथों में डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। विशाल कब्र से बाहर निकलकर अपने सामने
एक हाथ में टॉर्च लिए उसी कब्रिस्तान के बूढ़े चौकीदार को देखता है। वो बूढ़ा चौकीदार विशाल को सहारा देकर खड़ा करता है और उसे देखकर खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले तक विशाल देखने में एकदम अच्छा खासा और फिट दिखता था, लेकिन आज उसकी हालत बदतर दिख रही है। वो देखने में दुबला और बहुत थका हुआ लग रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो कई अरसों से सोया ना हो, और उसके बाल बुरी तरह से अस्त व्यस्त और बिखरे हुए हैं। वो बूढ़ा चौकीदार विशाल से धीमी डरावनी आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना भाग जाओ यहां से, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो उसने तुम्हारी क्या हालत कर दी है। विशाल रोते हुए उनसे कहता है, मेरी मजबूरी मुझे यहां इस नौकरी तक लेकर आई है। मुझे क्या पता था कि ये नौकरी मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी। कुछ देर चुप रहने के बाद विशाल उस बूढ़े चौकीदार से पूछता है, क्या आप यहीं रहते हैं? वो बूढ़ा चौकीदार अपना सर हां में हिलाता है। विशाल आगे कहता है, क्या आप इस होटल राजमहल का राज जानते हैं? क्या आप इसमें मेरी कोई मदद कर सकते हैं? वो बूढ़ा चौकीदार दहशत में अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहने के लिए अपने होंठ जैसे ही खोलने लगता है कि तभी अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसे अपने आसपास महसूस होता है, जैसे कि यह हवा का झोंका उसे खामोश रहने की चेतावनी देने की कोशिश कर रहा हो। अचानक से उस बूढ़े चौकीदार की आंखों में दहशत तैरने लगती है। वो बूढ़ा चौकीदार डरते डरते पीछे पलटकर होटल राजमहल की तरफ देखता है। वहीं होटल राजमहल की मालकिन खिड़की से उसे ही एकटक देख रही होती है। तभी वो चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, जाओ यहां से, भागो। इतना कहकर वो बूढ़ा चौकीदार कब्रिस्तान के अंदर पसरे अंधेरे में अमावस की चांद की तरह गुम हो जाता है। वहीं विशाल भी वहां खड़ा ये सब देखकर भागने लगता है। कुछ दूरी पर जाकर एक खाली पड़े बेंच पर बैठकर विशाल अपनी जिंदगी के साथ हो रहे इस हादसे के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद अंधेरे को चीरकर सुबह की रोशनी दिखाई देने लगती है और एक स्कूटी विशाल के पास आकर रुकती है। प्रिया फटाफट विशाल के पास जाकर कहती है, तुम्हारे फोन ने तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी थी विशाल, तुम ठीक तो हो? आखिर बात क्या है? लेकिन विशाल प्रिया से कुछ नहीं कहता है। प्रिया आगे बोलती है, अब चलो मेरे साथ यहां से, मैंने अपने पापा से बात कर ली है। हमारे घर की छत पर एक कमरा है, अब से तुम वही रहोगे। बस इस बात का ध्यान रखना कि हमारे बारे में मेरे घर में किसी को कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। तुम्हें एक किराएदार की तरह रहना होगा। इतना कहकर प्रिया विशाल को अपनी स्कूटी पर बिठाकर अपने घर की ओर निकल जाती है। विशाल आराम से प्रिया के घर पर सो रहा होता है कि तभी एक लड़की उसके पास आकर उसे अपने आगोश में भर लेती है और धीरे धीरे हर लम्हे के साथ आगे बढ़ते हुए विशाल के होठों पर किस करने लगती है। इस किस की वजह से विशाल नींद से जागने लगा है और किसी लड़की को अपने इतना करीब पाकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। लड़की तब तक और करीब बढ़ चुकी है। वहीं विशाल अपने हाथ से उस लड़की के बदन को छूने लगता है और वो लड़की भी एक एक करके विशाल की शर्ट के सारे बटन खोलने लगती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। विशाल जैसे ही उस लड़की के होठों को चूमने लगता है, उस लड़की की आंखें और चेहरा देखकर अचानक से विशाल दंग रह जाता है, क्योंकि उस वक्त उसे अपने सामने कोई और नहीं बल्कि होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत नजर आती है, जो उससे कहती है, लव मी विशाल, जो तुम उस दिन नहीं कर पाए अभी करो। मैं जानती हूं तुम ये करने के लिए बेकरार हो। विशाल ये देखते ही जोर से चिल्लाता है, नो, और उसे धक्का मारता है। तभी प्रिया बेड से गिर जाती है और उठते हुए गुस्से में बोलती है, यह क्या बदतमीजी है विशाल? विशाल अपने सामने प्रिया को देखकर शॉक्ड रह जाता है और बड़बड़ाता है,
तुम हो प्रिया? प्रिया हैरानी से बोलती है। तो और कौन होगा? विशाल बेबस होकर अपना सर दोनों हाथों से पकड़कर बैठ जाता है। प्रिया गुस्से से कहती है, जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाए तब मुझसे बात करना। इतना कहकर प्रिया वहां से जाने लगती है। विशाल प्रिया का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्रिया। विशाल प्रिया को अपने करीब खींचकर उसकी कमर से लिपट कर रोने लगता है। विशाल को यूं रोता देखकर प्रिया हैरान रह जाती है और विशाल से पूछती है, क्या बात है विशाल, तुम क्यों रो रहे हो? विशाल सिसकता हुआ कहता है, मुझे अभी तुम्हारी जगह वो होटल की मालकिन मल्लिका दिखाई दी थी। मैं पागल हो जाऊंगा प्रिया। प्रिया विशाल की आंखों में फिक्र और खामोशी को साफ पढ़ पा रही होती है। वो विशाल के आंसू पोंछती है और पूछती है, कौन सी मालकिन? अब विशाल प्रिया को सब बताता है। मुझे ये नौकरी नहीं करनी है प्रिया, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। बड़ी ही अजीब जगह है वो। मैं बुरी तरह से फंस गया हूं। मैं कहीं भी होता हूं, रात के 11 बजते ही मैं अपने आप ही उस होटल राजमहल में पहुंच जाता हूं। प्रिया यह सुनकर खामोश रह जाती है और हैरानी से विशाल की ओर एक टक देखने लगती है। तभी कुछ पल में प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। सीरियसली विशाल, ये तुम कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। 21वीं सदी में होकर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तुम्हें मैं ही मिली हूं इन सब मजाक के लिए। वहीं विशाल गंभीरता के साथ कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूं प्रिया। प्रिया उसी वक्त कहती है, अच्छा यह बताओ, जिस होटल में तुम्हें जॉब मिली है, क्या नाम बताया था तुमने? विशाल बोलता है, राजमहल, होटल राजमहल। यह सुनकर प्रिया जल्दी से अपने फोन पर टाइप करते हुए होटल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है। उसके बारे में पढ़कर प्रिया हैरान हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम होटल राजमहल में कैसे काम कर सकते हो? वो होटल तो 2015 में जलकर राख हो गया था और इसमें होटल के स्टाफ के साथ साथ 120 गेस्ट भी मारे गए थे। ये देखो। विशाल मोबाइल पर यह न्यूज देखते ही बौखला जाता है। तभी वहां रोज रात को आग लग जाती है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? जो होटल 7 साल पहले जलकर राख हो गया था, वो हर रात वापस कैसे खड़ा हो जाता है और फिर सुबह होने से पहले वापस जलकर राख हो जाता है? प्रिया हक्का बक्का सिर्फ विशाल के माथे पर पड़ी शिकन को गौर से देख रही होती है। इससे पहले उसने विशाल को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। इससे पहले कि प्रिया आगे कुछ कहे, उसकी मम्मी उसे आवाज लगाती है, प्रिया, ओ प्रिया। प्रिया चिल्लाकर आवाज देती है, आई मम्मी। प्रिया विशाल के गालों को किस करते हुए कहती है, अगर तुम इतना ही परेशान हो इस नौकरी से तो ये नौकरी छोड़ दो। जैसे हमने अब तक इंतजार किया है, थोड़े दिन और सही। मैं तुम्हारी जॉब लगने का इंतजार कर लूंगी, पर शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी। इतना कहकर प्रिया वहां से चली जाती है। उसी दोपहर विशाल घर से निकलता है और सीधे होटल राजमहल जाता है। उस जगह पर पहुंचकर विशाल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि जहां रात को उसे होटल राजमहल दिखाई देता है, वहां इस समय सिवाय कब्रिस्तान के और कुछ भी नहीं है। ना वहां कोई बिल्डिंग है, ना ही कोई बोर्ड। वहां सिर्फ खाली बेजान जमीन है। विशाल दहशत में खुद से बड़बड़ाता है, मल्लिका सही बोल रही थी, होटल राजमहल में सिर्फ आत्माएं वास करती है। ओह शिट, मैं ये कहां फंस गया हूं? मुझे अभी के अभी ये शहर छोड़कर जाना होगा। विशाल वहां से उल्टे पांव भाग पड़ता है। वहीं वहां कोई ऐसा भी मौजूद है जो विशाल की सारी हरकतों पर उस वक्त नजर रखे हुए है। विशाल बस पकड़कर सीधे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। विशाल को हर तरफ ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे वहां मौजूद सब लोग उसे ही देख रहे हैं।
तभी वो इधर उधर देखते हुए सामने एक औरत से टकरा जाता है और उस औरत का सारा सामान नीचे जमीन पर गिर जाता है। विशाल सॉरी बोलते हुए जैसे ही उनका बैग उठाकर उन्हें देने लगता है तो उसका सर चक्कर खा जाता है, क्योंकि उसे अपने सामने कोई और नहीं, होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत दिखाई देती है। वो औरत विशाल को मुस्कुरा कर कहती है, नहीं भाग पाओगे विशाल तुम, घड़ी देखो, बस 11 बजने ही वाले हैं और मैं तुम्हारा होटल राजमहल में बेसब्री से इंतजार करूंगी। विशाल उस औरत का बैग नीचे गिराकर टिकट काउंटर की तरफ भागता है। वहीं वो औरत विशाल की इस हरकत को देखकर हैरान रह जाती है। अजीब पागल आदमी है। टिकट काउंटर पर बैठी लड़की विशाल से पूछती है, सर आपको कहां का टिकट चाहिए? विशाल कहता है, आप मुझे बस कहीं का भी टिकट दे दीजिए। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, होटल राजमहल का टिकट है मेरे पास। विशाल जोर से चिल्लाता है, नहीं नहीं, मुझे राजमहल नहीं जाना। वो लड़की कहती है, सर आप गलत सुन रहे हैं, मैं राजमहल नहीं राजकोट की बात कर रही हूं। विशाल घबराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, दे दीजिए, आप मुझे यही टिकट दे दीजिए। विशाल टिकट लेकर फ्लाइट का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और विशाल घबराया बार बार टाइम देखते हुए जल्दी से प्लेन में बैठ जाता है। कुछ ही देर में फ्लाइट रनवे पे दौड़ने लगती है और यह देखकर विशाल राहत की सांस लेता है, लेकिन रह रहकर विशाल की नजर घड़ी पर ही जा रही होती है। जब 11 बजने में कुछ ही मिनट रह जाते हैं, विशाल की दिल की धड़कन प्लेन की स्पीड से भी तेज दौड़ने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ सेकंड्स के बाद विशाल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो जाता है। पूरा प्लेन खाली होता है। विशाल उठकर इधर उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आता। तभी एक एयर होस्टेस सामने से उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा कि तुम होटल राजमहल के चक्रव्यूह से बच जाओगे? तभी विशाल की घड़ी में रात के 11 बज जाते हैं और उसके सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। विशाल चक्कर खाकर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, वो खुद को होटल राजमहल के रिसेप्शन की कुर्सी पर बैठा हुआ पाता है। विशाल डर के मारे कुर्सी से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, मुझे जाने दो यहां से, ये क्या जबरदस्ती है? कि तभी उसे आवाज सुनाई देती है, विशाल चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। तभी विशाल को लिफ्ट चलने की आवाज आती है और 7वें फ्लोर से लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है। विशाल डर के मारे एक एक कदम पीछे की ओर हटने लगता है। होटल राजमहल में ठंडा माहौल होने के बावजूद विशाल के माथे से पसीने की बूंदें जमीन पर टपकने लगती हैं। वहीं लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुककर खुलती है, लेकिन उसके अंदर लिफ्ट में कोई भी दिखाई नहीं देता। उसी वक्त अचानक विशाल के पीछे से विशाल को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है और तभी कोई विशाल के कान में फुसफुसा कर कहता है, क्यों डर गए विशाल? नहीं, कौन है यहां? विशाल जोर जोर से चिल्लाने लगता है और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो पीछे पलटकर देखता है तो उसे रिसेप्शन पर होटल की मालकिन मल्लिका दिखाई देती है। आज मल्लिका ने ब्लैक कलर की ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी होती है। ब्लैक ड्रेस में मालकिन की खूबसूरती और उभर कर सामने आ रही होती है। विशाल एक बार फिर उसकी खूबसूरती में कुछ देर को कहीं खो सा जाता है। विशाल उसे नीचे से ऊपर तक देखता ही रह जाता है। वहीं दूर खड़ी मल्लिका ये देखकर विशाल से कहती है, आओ मेरे नजदीक आओ विशाल, मेरी बाहों में, और बुझा लो अपनी प्यास जो 7 साल पहले अधूरी रह गई थी। विशाल अपनी नजरें
उनसे दूर हटाकर पूछता है, कौन है आप? क्या है आपकी असलियत? ये सवाल सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है। विशाल फिर पूछता है, ये होटल तो 2015 में जल गया था और बहुत से लोग इसमें जलकर मर गए थे। फिर इस होटल का वजूद कैसे है? और आप कौन हैं? ये सवाल सुनते ही उस औरत के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं और वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, 120 लोग मरे थे, 120 लोग, और उनमें से एक मैं भी थी। इस होटल की एक लौती मालकिन मल्लिका शेखावत। ये सुनते ही विशाल की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है और वो जोर जोर से कांपने लगता है। आप मर चुकी हैं? आप मर चुकी हैं? ये सुनते ही मल्लिका जोर से हंसने लगती है। हाँ, मैं मर चुकी हूं। मैं एक आत्मा हूं। क्या तुम मेरा असली चेहरा नहीं देखना चाहोगे? विशाल घुटनों के बल बैठकर मल्लिका के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और हाथ जोड़कर कहता है, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं करनी ये नौकरी। मल्लिका पूछती है, तुम्हें कुछ याद नहीं कि 7 साल पहले क्या हुआ था? विशाल रोते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैंने तो आपको यहां से पहले कभी देखा तक नहीं। मल्लिका एक बार फिर पूछती है, क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं? विशाल अपना सर ना में हिलाता है। मल्लिका कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम जाकर अपने दोस्त अमन से पूछो। विशाल ये सुनकर बहुत हैरान रह जाता है और कहता है, अमन से पूछो? लेकिन आप अमन को कैसे जानती हैं? इतनी देर में मल्लिका वहां से धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है और विशाल एक सवाल के साथ वहां सिर्फ अकेला रह जाता है। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या जानता है अमन मल्लिका के बारे में? आखिर ऐसा क्या हुआ था 7 साल पहले जिसकी विशाल को इतनी बुरी सजा मिल रही है? होटल राजमहल, एपिसोड 4। मालकिन मल्लिका शेखावत की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है जब वो विशाल से बोलती है, जाकर पूछो अपने दोस्त अमन से, उसे सब पता है। मल्लिका की जुबान से अमन का नाम सुनकर विशाल हैरान रह जाता है और एक हवा के झोंके की तरह न जाने कब मल्लिका हवा में धूमिल हो जाती है। विशाल अब अमन से मिलने को बेकरार है। वो फटाफट अपने फोन से मालकिन मल्लिका की लगी पेंटिंग की कोई फोटो खींचता है और तेजी से होटल से बाहर निकल जाता है। सुबह के 4 ही बजे होते हैं जब विशाल अपने दोस्त अमन के घर के बाहर पहुंच जाता है। अगले ही पल अमन अपने घर से नींद में बाहर आता है। इससे पहले कि वो विशाल से कुछ भी पूछ पाए, विशाल अमन का गिरबान पकड़कर उससे पूछता है, क्या किया था तूने मल्लिका के साथ? क्यों तेरे किए कांड की सजा मुझे मिल रही है? अमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या हुआ है विशाल? एक तो इतनी सुबह फोन करके मुझे जगा दिया और अब ये अनाप शनाप बातें कर रहा है तू। कौन मल्लिका? विशाल अभी भी गुस्से में अमन को देख रहा है कि तभी उसके दाहिने कान में एक डरावनी, दिल दहला देने वाली आवाज फुसफुसाती है, मार दो इस अमन को। बाएं कान में दूसरी आवाज फुसफुसाती है, दबा दे इसका गला, इसे जीने का कोई हक नहीं। विशाल अपने आप अमन का गिरेबान छोड़कर उसका गला दबाने लगता है। अमन की सांसें थमने लगती हैं। अमन जिंदगी बचाने की गुहार में टूटे शब्दों में बोलता है, विशाल छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा।
विशाल जैसे अपने होश में ही नहीं होता और एक गहरी डरावनी आवाज में बोलता है, तू जीने के काबिल नहीं है। तेरी वजह से विशाल की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अमन, जिसकी सांसें बिखरने लगी हैं, वो विशाल के हाथों पर कस कस कर मारने लगता है। छोड़ मुझे विशाल, विशाल अपने होश में आ। अमन अपनी बची पूरी जान से बोलता है, विशाल, और वो विशाल को धक्का देता है। अचानक विशाल जैसे अपने होश में आता है और सामने अमन को अपनी गर्दन पकड़े खांसते हुए देखता है। विशाल हैरत में देखता है और अमन से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें अमन? अमन खांसता हुआ विशाल को देखता ही रहता है। सूरज की पहली किरण पृथ्वी को चूमने वाली होती है जब अमन और विशाल अमन के घर के नजदीक वाली रेल पटरी पर बैठे होते हैं। विशाल बड़बड़ाते हुए बोलता जा रहा है, वो मुझे मार देगी, वो होटल मेरी जान ले लेगा। तभी अमन बोलता है, मैं उस होटल की मालकिन के साथ क्या कर सकता हूं जब मैंने कभी उसे देखा तक नहीं है। तभी विशाल को याद आता है। वो बोलता है, अब मैंने होटल से निकलते वक्त मालकिन की पेंटिंग की फोटो खींची थी। वो तुरंत अपने फोन में अमन को मालकिन की फोटो दिखाता है और बोलता है, ये है उसकी फोटो, देख इसे और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन गौर से विशाल के फोन में देखता है और फिर विशाल को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है विशाल, कहीं इन सब में तुम अपना मानसिक संतुलन न खो दो। विशाल हैरान होकर बोलता है, यही क्या बके जा रहे हो तुम? फोटो देखो और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन एक गहरी सांस भरता है और फोन को पलटकर विशाल को दिखाता है। फिर कहता है, खुद देखो तुम, मुझे क्या दिखा रहे हो? विशाल फोन में देखता है और मल्लिका की फोटो की जगह एक कंकाल की फोटो है। विशाल अचानक से स्तब्ध रह जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने मुझे कहा था कि तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। अमन हिम्मत देते हुए विशाल से बोलता है, विशाल तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नाम बताया तुमने उस होटल की मालकिन का? विशाल बोलता है, मल्लिका शेखावत। अमन अपने फोन के इंटरनेट पर मल्लिका शेखावत का नाम सर्च करने लगता है। कुछ फोटो रिजल्ट में आते हैं। अमन बोलता है, विशाल देखो इन फोटो को, क्या इसमें होटल राजमहल की मालकिन की फोटो भी है? विशाल गौर से सभी फोटोज को एक एक कर देखता जा रहा है और उसकी नजर जाकर रुकती है मल्लिका की फोटो पर। वो अमन को मल्लिका की फोटो दिखाकर बोलता है, यही है मल्लिका। अमन गौर से फोटो को देखता है और सोचते हुए कहता है, कहीं तो देखा है इस चेहरे को, लेकिन ये याद नहीं है कि कहां देखा है। विशाल लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज अमन याद करो, मेरी जिंदगी बचा लो, वरना बहुत जल्द होटल राजमहल से सिर्फ मेरी लाश बरामद होगी। अमन हौसला देते हुए कहता है, तुम इतना परेशान मत हो विशाल, मैं इस मल्लिका शेखावत के बारे में सब पता लगा लूंगा। तुम अब अपने रूम पर जाओ और आराम करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। विशाल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसकी नींद लगती है, वैसे ही उसे जोर से हिलाकर कोई जगा देता है। विशाल परेशान अपने इर्द गिर्द देखकर पूछता है, क्या दुश्मनी है मुझसे? मुझे सोने क्यों नहीं देते? तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है, हम भी तो नहीं सोए हैं पिछले 60 सालों से। विशाल झुंझला कर कहता है, मार दो मुझे या फिर चैन से जीने दो। तब उसे सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल वापस सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसकी रजाई खींचकर नीचे फेंक देती है। विशाल फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता और आंखें बंद किए बस लेटा रहता है। तभी वो अदृश्य शक्ति विशाल के पैर पकड़कर उसे घसीटकर चारपाई से नीचे गिरा देती है। विशाल उठता है और वापस चारपाई पर लेटने जाता है, लेकिन तभी
कोई अदृश्य ताकत चारपाई को खड़ा कर देती है। विशाल दहशत में यह देखता रह जाता है। उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर पड़ती है तो वो देखता है कि एक जले हुए आदमी ने चारपाई को एक हाथ से उठा रखा है। आईने में उसे अपने कमरे में एक दो नहीं बल्कि 8 दुष्ट राख की तरह जली हुई खूंखार आत्माएं दिखाई देती हैं। विशाल बेबस सा एक कोने में जाकर सिर झुकाए बैठ जाता है, जैसे उसने इस लड़ाई में हार मान ली हो। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। सूरज आसमान को लाल रंग कर ढलने लगता है। अभी भी विशाल कमरे के उसी कोने में अपने पैर पकड़े बैठा हुआ है और उसकी नींद ने जाने कब से उसका साथ छोड़ दिया है। तभी प्रिया चाय लेकर कमरे में आती है। विशाल को यूं एक कोने में बैठा देख वो हैरान रह जाती है। वो चाय का ट्रे साइड टेबल पर रखती है और विशाल के पास आती है। यहां इस तरह क्यों बैठे हो विशाल? विशाल उसकी तरफ देखता है और उसे अपने होठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करता है। कमरे में हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा 8 लोग और भी मौजूद हैं। प्रिया घबराकर अगल बगल देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी तो नहीं है विशाल यहां। विशाल घबराया हुआ बोलता है, प्रिया, वो लोग तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं। प्रिया झुंझला जाती है। विशाल, तुम आज के आज होटल राजमहल की नौकरी छोड़ दो। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यूं नहीं देख सकती। तभी विशाल को डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल इशारा करके प्रिया को चुप रहने के लिए कहता है, श्श्श, इनके सामने बात मत करो। यह सुनकर प्रिया और झुंझला जाती है। आज तुम अपनी नौकरी पर होटल राजमहल नहीं जाओगे। विशाल बेबसी से प्रिया की तरफ देखता है। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 11 बजते ही मैं अपने आप होटल राजमहल पहुंच जाता हूं। प्रिया कहती है, मैं देखती हूं आज तुमको कौन यहां से होटल राजमहल लेकर जाता है। दीवार की घड़ी में रात के 11 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। प्रिया ने विशाल को चारपाई के साथ बांध दिया है। उसके हाथ चारपाई के फ्रेम से बंधे हैं और पैर चारपाई के निचले हिस्से में बंधे हैं। प्रिया और विशाल दोनों घड़ी को एक टक देख रहे हैं और सेकंड्स की सुई टिक 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 करते हुए 12 से टकराती है और ठीक 11 बज जाते हैं। विशाल की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। विशाल डरता हुआ अपनी आंखें खोलता है। अपने आसपास देखकर उसके जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। खुद को विशाल होटल राजमहल के रिसेप्शन डेस्क पर पाता है। उसके हाथों और पैरों में रस्सियों का एक सिरा बंधा हुआ है। विशाल को यकीन हो जाता है कि भले ही वो पाताल लोक में जाकर छिप जाए, तो भी 11 बजे उसे होटल राजमहल में आना ही पड़ेगा। तभी अचानक से विशाल को अपने आसपास एक ठंडी हवा के झोंके का एहसास होता है और अगले ही पल होटल का मेन डोर खुलता है और सामने से प्रिया होटल में दाखिल होती है। विशाल प्रिया को होटल में देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो फौरन प्रिया की तरफ दौड़ता है। प्रिया अपनी सुध बुध खोए रिसेप्शन की तरफ ही बढ़ती जा रही है। उसका एक हाथ पीछे छुपा हुआ है। विशाल जल्दी से प्रिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन प्रिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। प्रिया बिना अपनी पलकें झपकाए बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ एकटक देख रही है, जैसे कि वो किसी सम्मोहन में कैद हो। विशाल प्रिया को हिलाता है। तुरंत वापस चली जाओ प्रिया, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। तभी अचानक प्रिया अपना छुपा हुआ हाथ सामने लाती है, जिसमें उसने एक तेज धार वाला खंजर पकड़ा होता है और अगले ही पल वो खंजर से अपना गला रेत लेती है।
ये देखकर विशाल के होश फाख्ता हो जाते हैं। प्रिया की गर्दन से चौड़ी खून की धारा पानी की झरने की तरह नीचे बहने लगती है। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये खून की धार है। वहीं प्रिया अगले ही पल नीचे गिरने लगती है। जल्दी से विशाल उसे अपने बाहों में थाम लेता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ये तुमने क्या किया प्रिया? प्रिया सिर्फ विशाल को एकटक देखती रहती है। विशाल रोते हुए आगे बोलता है, तुम क्यों आई यहां प्रिया? ये इंसानों की बस्ती नहीं है, यहां सिर्फ हैवान बसते हैं। वो प्रेत आत्माएं जो बरसों से यहां इस राजमहल में भटक रही है। विशाल हड़बड़ा जाता है। मैं तुमको अभी अस्पताल ले चलता हूं। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाता है और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा लांघने वाला होता है कि तभी दरवाजा अचानक से उसके चेहरे पर धड़ाम से बंद हो जाता है। इससे विशाल सदमे में आ जाता है और वो चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। विशाल अपने पैर दरवाजे पर मारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कुछ अदृश्य लोगों की हंसी ठिठोली सुनाई देती है। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाए दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक पहुंचता है, दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अब तक प्रिया का काफी खून बह चुका होता है। विशाल के हाथ और उसके कपड़े खून में सन गए होते हैं। विशाल समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। तभी प्रिया की आंखें बंद होने लगती हैं। विशाल जल्दी से प्रिया को नीचे अपनी गोद में लेटाता है और उसके चेहरे को थपथपाता है। प्रिया, अपनी आंखें खुली रखो, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। विशाल हर तरफ देखकर चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प करो कोई। तभी हर तरफ से हंसने की आवाज आती है। प्रिया की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। फर्श पर हर तरफ खून पानी की तरह फैल गया होता है। विशाल प्रिया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया ने अब सांस लेना भी बंद कर दिया है। विशाल की आंखों से आंसू बहने से नहीं रुकते। वो प्रिया को पकड़कर बहुत रोता है। प्रिया, प्रिया, प्लीज डोंट डाई ऑन मी। विशाल बिलख बिलख कर प्रिया की लाश को अपनी गोद में लिए रोता रहता है। तभी सीढ़ियों की तरफ से ताली बजने की आवाज आती है। विशाल सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। वो सीढ़ियों से मल्लिका को नीचे आते देखता है। मल्लिका ताली बजाना बंद करती है और गुस्से से विशाल की तरफ देखती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बुरी प्रचंड शक्ति मल्लिका के अंदर से बोल रही हो। क्यों तकलीफ होती है ना जब किसी अपने की मौत होती है, खासकर जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। सच कहूं, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। आज तुमने पहली बार वो दर्द महसूस किया जो मैं पिछले 7 सालों से रोज सहती आई हूं। विशाल सिर्फ प्रिया की लाश अपनी गोद में लिए रोता जा रहा है। वो मल्लिका की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं मालूम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं जानबूझकर किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मारना ही था तो मुझे मार देती। मेरी प्रिया को मारने की क्या जरूरत थी। मल्लिका सामने रखे एक सोफे पर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ जाती है। उसके गाउन के हटने से उसकी लंबी गोरी चमकदार मखमली टांगे दिखाई दे रही है। विशाल आंखों में आंसू लिए एक टक मल्लिका की तरफ देखता जा रहा है। तभी मल्लिका बोलती है, आज मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ प्रिया की जान बख्श दी। विशाल प्रिया की तरफ देखता है तो वहां पर उसको प्रिया की जगह सिर्फ राख पड़ी दिखती है। विशाल की जान में जान आती है। तभी मल्लिका बोलती है,
आगे से अगर तुम्हारी प्रिया ने हमारे बीच अपनी टांग अड़ाई तो आज तो सिर्फ एक छलावा था, अगली बार छलावे की जगह हकीकत होगी। तभी विशाल अपनी जगह से खड़ा होता है और मल्लिका के पास आता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिन्नतें करते हुए कहता है, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बता दो, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। तभी मल्लिका खड़ी हो जाती है और अपनी लंबी गोरी टांग विशाल के कंधे पर रखते हुए बोलती है, जैसे मुझसे मेरे सारे रिश्ते अलग हो गए, वैसे ही मैं तुमसे तुम्हारे सारे रिश्ते एक एक का छीन लूंगी। विशाल मल्लिका के पैर पकड़कर पूछता है, मेरी क्या गलती है? मल्लिका उसकी आंखों में घूर कर देखती है। इसका जवाब तो तुम्हें ढूंढना होगा विशाल। विशाल नजरें उठाकर मल्लिका की तरफ देखता है। पल भर में मल्लिका राख में तब्दील हो जाती है और हवा में पल भर में कहीं गुम हो जाती है। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या विशाल ढूंढ पाएगा कि उसे किस बात की सजा मिल रही है? जाने अनजाने ऐसी कौन सी गलती हुई है विशाल से जिसके लिए उसकी जिंदगी में यह तूफान आ खड़ा हुआ है? होटल राजमहल एपिसोड 5 अधूरी इच्छाएं। जवाब तुम्हें खुद पता करना होगा विशाल। मल्लिका के कहे ये शब्द बार बार विशाल के कानों में गूंजते जा रहे होते हैं। विशाल बौखला जाता है। मैंने तो ये नौकरी करने से पहले कभी मल्लिका शेखावत का नाम भी नहीं सुना था। फिर मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ? मैंने ऐसा क्या किया है उसका जो मेरी जिंदगी का ये हाल हो गया है? विशाल अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर रिसेप्शन के टेबल के नीचे पड़े एक रजिस्टर पर जाती है। विशाल कांपते हाथों के साथ उसे उठाता है तो उसे उस रजिस्टर के आगे के कुछ पन्ने जले हुए मिलते हैं और उसे आखिरी पन्ने पर रिसेप्शनिस्ट के नाम की लिस्ट मिलती है जिसमें विशाल को अपना नाम भी दिखाई देता है। विशाल के नाम के ऊपर एक और नाम लिखा होता है, अमित ठाकुर। विशाल सोचता है कि शायद यहां पहले काम करने वाले आदमी को कुछ पता हो कि आखिर ये मालकिन चाहती क्या है। इसीलिए विशाल उसका नंबर और पता नोट कर लेता है। अगली सुबह विशाल सबसे पहले अमित ठाकुर के नंबर पर कॉल करता है। सामने से आवाज सुनकर विशाल पूछता है, हेलो अमित, तुम पहले होटल राजमहल में रिसेप्शनिस्ट का काम करते थे ना? लेकिन सामने से किसी की आवाज नहीं आती और फोन खुद ब खुद कट जाता है। विशाल जब दोबारा फोन करता है तब फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी विशाल के कानों में किसी की हंसी गूंजने लगती है और एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा विशाल। विशाल इस बात को नजरअंदाज करते हुए बड़बड़ाता है, मुझे इस सब का अंत करना है, जिसके लिए अगर मुझे जमीन खोदकर भी अमित ठाकुर को निकालना पड़े तो भी मैं वो करूंगा। विशाल सीधे अमित ठाकुर के घर के एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। विशाल उस रिसेप्शनिस्ट के घर पहुंच जाता है और बेल बजाकर अंदर से किसी के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में एक 40-45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखों को हाथों से रगड़ता हुआ बाहर आता है। सुबह सुबह अपने घर के बाहर विशाल को इतनी खराब हालत में देखकर पहले तो वो आदमी हैरान रह जाता है और कुछ देर रुककर फिर विशाल से पूछता है, कहिए क्या काम है? विशाल पूछता है, ये अमित ठाकुर का ही घर है ना? उस आदमी ने जम्हाई लेते हुए कहा, जी नहीं, वो लोग तो कुछ दिन पहले ही ये घर छोड़कर चले गए। ये जवाब सुनकर विशाल की उम्मीद टूट जाती है, पर फिर भी वो एक कोशिश करते हुए पूछता है, क्या आपको पता है कि वो अब कहाँ रहते हैं? बिना सोचे समझे उस आदमी ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जानता। इतना कहकर वो आदमी घर के अंदर जाने लगता है। तभी विशाल उन्हें रोकते हुए कहता है, देखिए, मेरा अमित से मिलना बेहद जरूरी है।
आप प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए प्लीज। विशाल को परेशान देखकर कुछ सोचकर उस आदमी ने कहा, अच्छा देखिए, हमारे घर से ठीक सामने जाकर दाएं मुड़ेंगे ना तो आपको बंसीलाल की परचून की दुकान दिखाई देगी। एक बार आप उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के घर बंसीलाल की दुकान से ही सामान आता है और अच्छी बोलचाल भी है। तो वो हो सकता है वो अभी भी अमित के घर राशन पहुंचाते हो। आप उनसे एक बार पूछिए। विशाल उन्हें थैंक यू कहकर बौखलाई हालत में भागकर उस दुकान की ओर बढ़ता है। विशाल हाफते हाफते खुद को संभाल कर पूछता है, क्या आप ही बंसीलाल हैं? वो आदमी जवाब देता है, जी हाँ, हम ही बंसी है। कहिए क्या बात है? विशाल आगे पूछता है, क्या आप जानते हैं कि कोठी नंबर 703 में रहने वाले अमित ठाकुर घर बदल कर कहाँ गए हैं? बंसीलाल ने जवाब दिया, नहीं भैया, ये तो हमें नहीं पता। जब से वो यहाँ से गए हैं तब से वो हमसे दोबारा नहीं मिले। ये सुनकर विशाल बहुत उदास हो जाता है और वो जैसे ही मुड़कर जाने लगता है तभी उसे एक अजनबी पीछे से आवाज देकर कहता है, तुम अमित ठाकुर को ढूंढ रहे हो ना? विशाल हैरानी से मुड़कर उस आदमी की तरफ देखता है। इस आदमी को विशाल ने आज से पहले कभी नहीं देखा होता। विशाल बोलता है, जी हां, लेकिन आपको कैसे पता? वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें अमित कहां मिलेगा। बस आओ मेरे साथ। विशाल बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी विशाल को एक शराब के ठेके पर लेकर जाता है और एक तरफ इशारा करके कहता है, वो जो शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर पड़ा है ना, वही अमित है। विशाल जाकर उस आदमी को गौर से देखता है और पहली नजर में ही वो उसे पहचान जाता है। यही वो आदमी था जिसने पहली रात को होटल राजमहल में विशाल को अपनी जगह पर नौकरी दी थी और देते ही भाग गया था। लेकिन जैसे ही विशाल उस आदमी को शुक्रिया करने के लिए मुड़ता है जो उसे अमित ठाकुर के पास लाया है, वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं होता। विशाल हैरानी से चारों तरफ नजर घुमाता है लेकिन उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो वो आदमी यही था, ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया वो? विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है लेकिन इन सब ख्यालों को दरकिनार करते हुए वो सीधे अमित की ओर बढ़ता है। अमित को बेहोश देखकर विशाल वहां रखी एक बोतल से उस पर पानी के छींटे मारता है और जैसे ही अमित कुछ होश में आता है वो अपने सामने विशाल को देखकर घबरा जाता है। विशाल उससे बोलता है, अमित ठाकुर। पहला मौका मिलते ही अमित वहां से भागने लगता है लेकिन विशाल उसका पीछा करता है और उसे दबोच लेता है। अमित अपने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन विशाल अमित को सहारा देकर उठाता है और पास की चाय की टपरी पर उसे लेकर जाता है। 2 गरम चाय के प्याले विशाल और अमित के सामने एक लड़का रखकर चला जाता है। अमित जल्दी से चाय को उठाकर पीने लगता है। विशाल तभी अमित से कहता है, देखो भाई, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत आखिर चाहती क्या है? अमित विशाल की ओर देखकर रोने लगता है। मुझे ये सब नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। विशाल एक बार फिर कोशिश करते हुए कहता है, देखो, तुम्हें कुछ तो पता होगा। जिस मुश्किल से तुम जान बचाकर निकले हो, मैं उसी मुश्किल में फंस गया हूं। प्लीज मेरी मदद करो। अमित एक बार विशाल को घबराई नजर से देखता है और फिर बोलता है, मुझे मल्लिका मैडम ने बस तुम्हारे घर जॉब ऑफर लेटर भेजने को कहा था, वो मैंने तुम्हें भेज दिया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अमित की बात सुनकर विशाल स्तब्ध रह जाता है। इसका मतलब मल्लिका ये चाहती थी कि मैं होटल राजमहल में नौकरी करूं, लेकिन क्यों?
अमित रोते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता मुझे, तो मुझे बख्श दो। इतनी देर में वहां मिट्टी पर कुछ लोगों के कदमों के निशान नजर आने लगते हैं, जो विशाल और अमित की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आकृति और शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखते ही अमित जोर जोर से रोने लगता है, वो आ गए, वो लोग आ गए। इतना कहते ही अमित वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। विशाल भी ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी वहां से कदमों के निशान गायब हो जाते हैं। सारा दिन विशाल के दिमाग में बहुत से सवाल गूंजते रहते हैं। आखिर क्या मकसद है मल्लिका का मुझे होटल राजमहल बुलाने का? मैंने तो इससे पहले उसे कभी देखा तक नहीं था। सबके पीछे कोई तो गहरा राज जरूर है। प्रिया सारे दिन में कई बार विशाल को कॉल करती है, लेकिन विशाल उसका फोन नहीं उठाता। इतने दिन से अच्छे से ना सो पाने की वजह से विशाल की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है, और जैसे ही घड़ी में रात के 11 बजने वाले होते हैं, विशाल के दिल की धड़कनें अपने आप तेज होने लगती हैं। अब विशाल भागने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो होटल राजमहल से पीछा नहीं छोड़ा पाएगा। 11 बजते ही विशाल का सर जोर से चकराने लगता है और वो अगले ही पल होटल राजमहल की कुर्सी पर बैठा होता है। विशाल दहशत से इधर उधर देख रहा होता है। तभी होटल का दरवाजा अपने आप खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होटल के अंदर दाखिल होती है। उसके पीछे उसका सामान उठाए हुए वही आदमी घुसता है जो हर वक्त विशाल के इर्द गिर्द रहता है। वो आदमी घूर कर विशाल की ओर देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। विशाल की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो आदमी बिना विशाल को कुछ कहे उसके ड्रॉर से रूम नंबर 1101 की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। विशाल तो उस औरत को देख पा रहा होता है, लेकिन वो औरत एक पल के लिए भी विशाल की तरफ नहीं देखती। तभी विशाल को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और कुछ ही देर में विशाल के सामने मल्लिका खड़ी होती है। मल्लिका ने बाथरोब पहना होता है और अपने बालों पर टॉवल लगाया होता है, जैसे कि वो अभी अभी बस नहा कर आई हो। विशाल उसको देखते ही अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो हंसते हुए पूछती है, तो क्या पता चला तुम्हें अमित ठाकुर से? ये सवाल सुनते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं। डर के कारण उसका शरीर कांपने लगता है और वो मल्लिका की तरफ एकटक देखने लगता है। मल्लिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये जानकर अच्छा लगा कि कोशिश कर रहे हो तो वेरी गुड। लेकिन तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो विशाल। तुम्हें यहां से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि विशाल कोई जवाब दे पाता, रिसेप्शन टेबल पर पड़ा फोन बजने लगता है। विशाल घबराहट के मारे पूरा हिल जाता है और खुद को गिरने से बचाने के लिए कुर्सी का सहारा लेता है। वो जैसे ही मल्लिका की तरफ देखता है, वो वहां से गायब हो चुकी होती है। विशाल डरते डरते फोन उठाता है तो सामने से एक औरत की आवाज उसे आती है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, जल्दी से रूम नंबर 1101 में आइए। इतनी देर में उस औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और फोन कट जाता है। ये तो वही औरत है जो अभी अभी होटल के अंदर दाखिल हुई थी। ये सोचते हुए विशाल भागता हुआ 11वें फ्लोर की तरफ बढ़ता है। उसे रूम के बाहर पहुंचते ही अंदर से काफी शोर की आवाज सुनाई देती है। विशाल जैसे ही रूम नॉक करने लगता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर का नजारा देखकर विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली जाती हैं। रूम के अंदर एक आदमी पूरी तरह से उस औरत को मार रहा होता है और वो औरत विशाल की तरफ देखकर उसे मदद के लिए बुला रही होती है। विशाल भागता हुआ उस तरफ बढ़ता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विशाल जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो उसे पकड़ नहीं पाता, जैसे कि वो धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विशाल बार बार अपने हाथों से उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है,
लेकिन हर बार नतीजा एक सा। वो चाहकर भी उस आदमी को नहीं रोक पा रहा था। विशाल ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फटाफट रूम में पड़े टेलीकॉम से पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन वो फोन बिल्कुल डेड पड़ा होता है। ये देखकर विशाल को यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसी फोन से इस औरत ने रिसेप्शन पर फोन किया होता है। विशाल डरते हुए रूम से बाहर भागता है कि शायद उसे कोई और नजर आ जाए जो इस वक्त उस औरत की मदद कर सके, लेकिन विशाल पूरे कॉरिडोर में भागता है और चिल्लाता है, कोई है यहां? वो आदमी मार देगा उस औरत को, कोई उसकी मदद करो प्लीज। विशाल की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता, और वहीं दूसरी तरफ अब उस औरत के चीखने की आवाज भी विशाल को सुनाई देनी बंद हो जाती है। विशाल भागकर जब रूम नंबर 1101 में जाता है, तब उस आदमी ने उस औरत को पंखे के साथ फांसी पर लटका दिया होता है। वो औरत पंखे पर झूल रही होती है और उसकी आंखें बाहर को निकल चुकी होती हैं। विशाल को ऐसा लगता है जैसे वो औरत उसे बचा ना पाने के लिए उसे घूर कर देख रही होती है। वहीं वो आदमी जिसने उस औरत को मार दिया है, वो अपना बैग उठाकर अपने कपड़े ठीक कर विशाल को देखकर हंसता हुआ वहां से जाने लगता है। विशाल एक बार फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कहां भाग रहा है खूनी, रुक। लेकिन वो आदमी वहां से बाहर चला जाता है, जैसे उसने विशाल की बातें सुनी ही ना हो। विशाल जब उस औरत की तरफ देखता है, वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मेरा एक काम करना होगा विशाल। ये देखकर विशाल जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगता है, और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही खुद को संभालते हुए ऊपर कमरे की तरफ देखता है, तो कोई धड़ाम की आवाज के साथ कमरे को बंद कर देता है। ये देखकर विशाल घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है, मल्लिका, मार दो मुझे, आकर मार दो मुझे, थक गया हूं मैं ऐसे होटल में भटकता भटकता। आखिर क्या गलती हुई है मुझसे? मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम? मेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दी है तुमने। इससे तो अच्छा तुम ये जिंदगी ही ले लो मुझसे। आओ, सजा दो मुझे, सजा दो मुझे। विशाल अभी भी ये सब कह ही रहा होता है कि उसे बहुत सारे लोगों के एक साथ आने की कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है, तभी सामने से मल्लिका आ रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। विशाल ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये इतने सारे लोग उसके सामने यहां होटल राजमहल में मौजूद हैं। मल्लिका कहती है, तुम यहां से जाना चाहते हो ना? इस होटल राजमहल से खुद को आजाद कर लेना चाहते हो ना? ठीक है, तुम जा सकते हो। विशाल को मल्लिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो विशाल को यहां से जाने के लिए कह रही है। वो धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा होता है और खामोशी के साथ मल्लिका की तरफ देखता है। मल्लिका एक बार फिर कहती है, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? मल्लिका रहस्यमयी मुस्कान के साथ विशाल से कहती है, जानते हो ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, ये कौन है? विशाल अपना सर ना में हिलाता है। मल्लिका कहती है, ये सारे लोग मर चुके हैं, यहां इनकी आत्माएं खड़ी हैं तुम्हारे सामने विशाल। 2015 में इस होटल में लगी आग में ये झुलस गए थे। ये होटल भले ही शहर के नक्शे से जल चुका हो,
लेकिन आज भी इसमें 120 आत्माएं भटकती हैं मुक्ति पाने के लिए, और इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। यह सुनकर विशाल के पांव के नीचे से जमीन सरक जाती है और वो दहशत से सबके चेहरों की ओर देखने लगता है। वो सभी लोग घूर कर विशाल की ओर देख रहे होते हैं। विशाल के होठ कांपने लगते हैं और वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं होता। मल्लिका आगे कहती है, तुम्हें यहां मौजूद इन 120 आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। उसके बाद तुम यहां से जा सकते हो, फिर आजाद हो जाओगे तुम इस गुलामी से। तो क्या होगा आगे की कहानी में? कैसे करेगा विशाल इन आत्माओं की इच्छाओं को पूरा? क्या रिश्ता है उसका मल्लिका से? अगर आप भी इन सभी राज से पर्दा उठाना चाहते हैं तो सुनिए पॉकेट एफएम पर होटल राजमहल।